जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कश्मकश बराबर जारी, पीडीपी का पलड़ा भारी, दूसरे लोग भी खींचातानी में। कश्मीर में दर्जा हरारत 0 से गिरा नीचे, डल झील जमी कई जगहों पर, ऊपरी इलाकों में हुई बर्फबारी। एयर एशिया का एक और जहाज हुआ लापता। इंडोनेशिया का इस साल का यह तीसरा बड़ा वाक़ा, जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आदाब, गुड मॉर्निंग। और जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सनम एजाज। और अभी सुर्खियों के बाद बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी खास नज़र। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के हालिया इंतखाबात में जहां 87 नशस्तों के लिए 821 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करे थे, वहीं इन इंतखाबात के दौरान 628 उम्मीदवार अपनी जमानतें भी नहीं बचा सके हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के दौरान जहां आज़ाद उम्मीदवारों की सबसे ज़्यादा जमानतें जब्त हुई हैं, वहीं सियासी जमातों के उम्मीदवार भी पीछे नहीं रहे हैं। जमानतें जब्त करवाने वाले सियासी लीडरान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफा कमाल भी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस से वाबस्ता साबिक़ वजीर गुलचैन सिंह चार्क और रमन मत्तू भी इस दौर में बराबर के शरीक हैं। हल्का इंतखाब बटमालू में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई हैं, जबकि सोपोर हल्का इंतखाब में 13 में से सिर्फ 4 उम्मीदवार ही अपनी जमानत बचाने में कामयाब हुए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद अब एक हफ्ता होने को है, लेकिन अभी तक कोई भी नई सरकार जम्मू कश्मीर में बन नहीं सकी है। आने वाली सरकार तो सिर्फ जोड़ तोड़ से ही बनेगी, लेकिन इस जोड़ तोड़ में किसको कहां से जोड़ा जाएगा और किसको कैसे तोड़ा जाएगा, अभी तक ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। सियासी पंडित अटकलियां लगा रहे हैं और यही जानने की कोशिश करें कि आखिर होगा क्या, कौन पाएगा अब की बार सत्ता। और कश्मीर में कुर्सी की कश्मकश पर हमने भी रखी नजर और हमने बनाई एक छोटी सी रिपोर्ट जो है अब आपकी नजर। जम्मू कश्मीर के ठंडे मौसम में इन दिनों अगर गर्मी किसी बात की है तो वो सियासत के मैदान में कुर्सी के लिए कश्मकश की गर्मी है। कुर्सी की कश्मकश में अब की बार जम्मू कश्मीर की रियासत में सिर्फ 2 ही बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं और इन 2 में से सबसे ऊपर पीडीपी है, जबकि भाजपा इसी कुर्सी के लिए एक पायदान नीचे ही फड़फड़ा रही है। 28 को लेकर पीडीपी पहले ही ग्राफ की इस ऊंची रस्सी पर ऊंचा फलांगते हुए यही जता रही है कि असली किंग पीडीपी है, जबकि भाजपा 25 को लेकर पहले ये बता रही थी कि वो असली किंग है। ताहम जब हालात मापे तो मालूम हुआ कि बीजेपी किंग मामले को लेकर किंग ही नहीं बल्कि किंग मेकर बनना चाहती है। असली जम्मू कश्मीर का किंग और किंग मेकर कौन, सवाल पीडीपी और बीजेपी दोनों के खानों में बराबर गश्त कर रहा है। और जहां किंग की असली बात हो तो सबसे ऊपर पीडीपी के लिए परेशानी के सवाल ही सवाल हैं। और पीडीपी के लिए पहला सवाल यही है कि अगर पीडीपी बीजेपी के साथ मिलती है तो वजीर आला जम्मू का हो सकता है या कश्मीर का। पीडीपी के लिए दूसरा सवाल यही है कि पीडीपी जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में अपने बेस बना चुकी है, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने से कहीं ये बेस तो नहीं खो देगी। और तीसरा सवाल यह है कि पीडीपी अगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाती है तो दफा 370 पर कोई बात होगी या दफा होगा। जहां पीडीपी के लिए सवालात की बूछाड़ है तो वहीं भाजपा के लिए भी किंग के मामले पर सवाल ही सवाल हैं। और बीजेपी के लिए भी सवाल यही है कि बीजेपी जो कल तक जम्मू कश्मीर की सियासत में बाप बेटी और बाप बेटा का नाम लेकर चलती रहती थी, वहीं अब आगे के हालात में बाप बेटी को लेकर सरकार बनाएगी
बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी 370 पर बात किए बिना ही पीडीपी को ताकत बना देगी? और क्या दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि बीजेपी जम्मू के वजीर आला के बजाय कश्मीर से वजीर आला का मुंतखब होना पसंद करेगी? जम्मू कश्मीर की सियासी बसात पर इस वक्त फार्मूले हर तरफ नजर आ रहे हैं और इन सब फार्मूलों में पहला फार्मूला 28 और 25 का है, जो अभी तक दूर दूर से कहीं सिरा मिलाता हुआ नजर नहीं आता है। रियासत की सियासत में फार्मूला नंबर 2 28 और 15 यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, लेकिन इस पर मोहर लगनी नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल और मुश्किल तरीन भी है। और फार्मूला नंबर 3 पीडीपी के 28, कांग्रेस के 12 और आजाद 4। और इस आजाद 4 में आजाद के चौके किसके खाने में चित होते हैं, यह वक्त ही बताएगा। आजाद के चौकू में पहला यक्का तारिगामी का है और तारिगामी अब खुल्लम खुल्ला सेक्युलर जमातों की हिमायत करते हुए भाजपा के लिए दूरी बनाते हुए पीडीपी के दरवाजे पर दस्तक तो दे चुके हैं। वहीं दूसरा इक्का हकीम यासीन भी है और हकीम की हिकमत भी पीडीपी से ही मिलाप करती दिखाई दे रही है। इंजीनियर रशीद इस फार्मूले के तीसरा यक्का हैं और ये कोई माने या न माने, लेकिन ये सच है कि इंजीनियर के लिए पीडीपी की दुकान के सिवा किसी और दुकान से सौदा लाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल बात जरूर है। और रही बात सियासत के इस चौथे यक्के की, और जम्मू कश्मीर में सियासत का चौथा यक्का सज्जाद तो हो सकता था, लेकिन सज्जाद की सज्जादा नशीनी पीडीपी को पहले ही पता है, इसलिए सज्जाद दूर दूर तक पीडीपी के साथ मिलना ही नहीं बल्कि हाथ मिलाना भी मुश्किल नजर आता है। और यूं पीडीपी के खाने में एक यक्का और आखिरी यक्का लद्दाख के इलाके से आता हुआ नजर आता है और जम्मू कश्मीर में कुर्सी के लिए इन 4 इक्कों की काफी अहमियत भी है। जम्मू कश्मीर में कुर्सी की कशमकश जारी है और अगर जराया पर यकीन रखें तो पीडीपी, बीजेपी और हत्ता की नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी परेशानी से दो चार हैं और इस परेशानी का अगर जल्द हल नहीं होता है तो वक्त के साथ साथ ये परेशानी और बढ़ती जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला लुकिंग लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो वाला फार्मूला अपनाते हुए लंदन के लिए चल पड़े हैं, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद भी माइंड गेम खेलते हुए हरीफों को पछाड़ रहे हैं। जबकि बीजेपी मैं हूं दिल्ली का दिलावर बनने की कोशिश करते हुए ये बता रहे हैं कि सब उनके हाथ में है और उनके बगैर कोई पत्ता भी नहीं फड़फड़ाएगा। जम्मू कश्मीर में किसका पत्ता अब कहां फड़फड़ाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात यही बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 13 और 12 वाला फार्मूला 25 प्लस इधर उधर करते हुए किंग कप फार्मूला बना रहा है। सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। जम्मू कश्मीर की सियासत बाप बेटी और भाजपा या बाप बेटा और भाजपा, ये जम्मू कश्मीर की अब की सियासत। और इस सियासत में कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रहता है अब वक्त ही बताएगा। बहुत कम इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगली खबर जम्मू में, और जम्मू में बीजेपी के रियासी सदर जुगल किशोर ने जम्मू कश्मीर की अगली सरकार का खुलासा करते हुए बताया है कि गवर्नर की तरफ से उन्हें चिट्ठी मिली है कि आने वाली सरकार के लिए किस तरह के इकदाम उठाए जाएं और इसके लिए भाजपा गौर-खोज कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी विकल्प खोले रखे हैं और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो भी कदम होंगे वो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में रोजगार पैदा करने के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल करने के लिए और जम्मू कश्मीर में 60 वर्षों से जो समस्या हैं उन सब का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सभी विकल्प खोले रखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो सरकार बने वो 6 साल तक चले। इधर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में पार्टी कारकुनों के एक इजलास के दौरान हालिया इंतखाबात को रद्द करते हुए बताया है कि उनकी जमात इन इंतखाबात से मुतमईन नहीं है। पार्टी सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने कल इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से जम्मू कश्मीर की सूरत-हाल पर रोशनी डालते हुए बताया कि रियासत में कुछ लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम उन्हें उम्मीद है कि लोग ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ये चुनाव जो हैं सरासर गैर कानूनी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। पहले सड़कों पे जाएंगे, हम राष्ट्रपति से मिलेंगे, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और फिर ये असेंबली होगी भंग, फिर होंगे नए चुनाव,
फिर उसमें देखना पैंथर्स पार्टी का। आपको लगता है कि मोदी लहर में जम्मू में सभी पार्टियां भाग? मोदी लहर होती तो इतने जरीर कहाँ होते, मोदी लहर होती तो इंडिपेंडेंट को जज्बा देते। उधमपुर से बलवंत सिंह मनकोटिया को हराने के लिए एक इंडिपेंडेंट को लाया, ये दिखाने के लिए कि देखो हम कितने इम्पार्शल हैं। अगर मोदी लहर होती तो कांग्रेस के रिजेक्ट लड़के को रामनगर में खड़े कर देते कि हमने नहीं, कांग्रेस से लाया। अगर मोदी लहर होती तो रामबन से पैंथर्स पार्टी जिस लड़के जो लड़का पिछली बार पैंथर्स पार्टी की टिकट चल रहा था उसको दी, कौन सी है, उसको लाल सिंह जी को देते। फिर कहाँ है मोदी वे? नो मोदी वे, इट इज ओनली हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट जो मोदी जी ने अपनी हेट स्पीचेस से पैदा किया है। लेकिन पैंथर्स पार्टी इज बॉर्न, हम 100 मोदी का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन कम्युनल फ्रेंजी को जहाँ बनने नहीं देंगे। थैंक जी, जम्मू कश्मीर में वेव, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ अगर देखा जाए तो कश्मीर में किस तरह की वेव है, खास तौर पे पीडीपी के खानों में खास क्या हो रहा है, यही जाना हमारे साथी अशफाक गौहर ने पीडीपी के तर्जुमान आला नईम अख्तर से भी। देखते हैं क्या कहते हैं नईम अख्तर। तो इस सूरत हाल में हमारे पास भी ये ऑप्शन था, हाँ जी, इन्होंने किसी ने ग्रैंड अलायंस कहा, किसी ने कुछ कहा, तो हमारा ये एक बहुत कठिन फैसला जो भी होगा, बहुत मुश्किल फैसला होगा कि हम अगर हुकूमत बनाने के लिए हुकूमत बनानी है जी, चलो जी गाड़ियां हैं, मकान हैं, जाएंगे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह बैठेंगे वहाँ, जैसे हमने पिछले 6 साल में देखा, और रियासत के तरक्की, तामीर, अमन वगैरह इसका कोई ख्याल नहीं रखना है, तो फिर तो हम 4 दिन पहले हमने किया होता अगर उतना ही होता। लेकिन आप देखें जम्मू कश्मीर किस मुसीबत से गुजर रहा है। आज भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा सैकड़ों करोड़ रुपए के बिल खजाने में पड़े हैं, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, अलाउंस नहीं मिल रहा है। तो दूसरी तरफ सैलाब से जो पैदा हुई सूरत हाल कश्मीर में है, जम्मू के भी कुछ इलाकों में बहुत तबाही मची है, तो इससे कैसे निकला जाए। और जम्मू कश्मीर का जो हमारा एजेंडा था कि इसमें परमानेंट एक दायमी अमन कायम हो, तो वो कैसे हो। तो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ही हमारी कोशिश होगी कि हम इस स्टेट को एक ऐसी सरकार दें जो पूरे 6 साल चल सके, स्टेबल सरकार हो, इफ़ेक्टिव सरकार हो और डिलीवर कर सके। अगर हम सरकार में खुद आ गए, लोगों को बिजली नहीं दे सके, लोगों को जॉब्स नहीं दे सके, जॉब्स जनरेट नहीं कर सके, तो और सियासत के बाद अब दूसरे मामला, समाज में बढ़ती बेरा रवी और ख़वातीन पर हो रहे जुल्म पर तशवीश का इजहार करते हुए जमीयत अहले हदीस ने श्रीनगर में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कुछ लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से मुतालबा किया गया कि सरकार ट्रांस वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हायल रुकावटों को फौरन दूर करे। जमीयत के सदर मौलाना गुलाम अहमद भट्ट और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल लतीफ़ अलकंदी ने इस मौके पर बताया कि जमीयत सैलाब ज़दा इलाकों में 1 साल तक रिलीफ और बाज़ाबादकारी के प्रोग्रामों को जारी रखेगी, जिसके लिए जमीयत के रुकन शोरा और दूसरे लोग अपनी आमदन का 1% बतौर अतिया जमीयत अहले हदीस में जमा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में जारी तब्दीली मजहब की सियासत पर अफसोस का इजहार करते हुए मौलाना मदनी ने बताया कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमल है और जमीयत इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। 1 साल तक जमीयत के अकाउंट में अपनी माहाना आमदनी का कम अज कम 1% जमा करने के आज़म को सराहते हैं, जबकि ज्यादा से ज्यादा मकदार के लिए कोई हद मुकर्रर नहीं है। मैं एक दफा फिर इंसानी हुकूक की बाज़दारी, ट्रांस वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल की क्लियरेंस और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मंशियात व ड्रग्स के खात्मे की तरफ तवज्जो मबज़ूल करने की दावत देता हूँ। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन की तरफ से राजौरी कल श्रीनगर में एक सीरती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिस दौरान मुकर्रिन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर रोशनी डाली।
इस मौके पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बताया कि वादी कश्मीर में जराइम का ग्राफ रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से ख़वातीन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो दीन इस्लाम की तालीमात और अखलाकियात की रस्सी को मजबूती से पकड़ें ताकि रियासत में जराइम के ग्राफ को कम किया जा सके। سن موش سن بینی وتہ پکنس کھوژا امس لگاون تیزاب امس دن وتہ پکن بسن مز کیا گژھان گرن مز کیا گژھان سان ماجن بین خلاف ونکن بنان کئی قسمک حالات بنی سنس معاشرس مز زنانن ہند حقوقن کت کن سلب کر ون تہ تم یم ونان کہ نسا امس زنان وراثتس مز حصے یہ سیرت کے معاملے ربیع الاول کے مناسبت یہ پروگرام وغیرہ کران شیخ اندر مے باسان اچھا ساری خود زیادہ یہ وچھو کہ یم زن اس پن مرکز اسلامک تم مرکز گژھن صحیح معنی مند استعمال کر۔ ادھر مغل روڈ پر پیر کی گلی میں واقع شیخ احمد کریم کی زیارت کو ریاستی وقف بورڈ نے اب اپنی تحویل میں لیا ہے اور ریاستی وقف بورڈ کے وائس چیئرمین ایم آئی قادری نے بتایا کہ زیارت کے ساتھ ایک مسجد کا قیام عمل میں لایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ زائرین کی سہولیات کے لیے یہاں پاک خانے اور غسل خانے بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ دور سے آنے والے زائرین کے لیے ایک کمپلیکس کو بھی یہاں تعمیر کیا جائے گا تاکہ رات کو وہ لوگ یہاں قیام کر سکیں۔ مقامی لوگوں نے بھی ریاستی وقف بورڈ کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ وقف بورڈ کی طرف گو تعمیر رت بنو اصل بنو یہ بن مسافر خانہ یہ بن لوگ روزن گنداش یہ روزن یہ پہاڑ یہ سرائے بنن کیا پہاڑ حضرت امیر کبیر میر سیدی حمدانی جب یہاں سے تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جب ان کے کا مسلک اختیار کر کے مسلمان بن گئے تو اس کے بعد یہاں جو زیارت بنی ہے کافی امپورٹنٹ زیارت ہے اس علاقے میں، تو ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے ریسنٹلی اور اس کو ہم نے بنانے کے لیے کیونکہ پلگرمیج ٹورج ایک نیا راستہ کھل رہا ہے، یہاں سے کافی اسکوپ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی۔ تو اس میں آلریڈی ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس میں ابھی چھت ہم نے تعمیر کری ہے، پورا اس میں ایک نقشہ بنایا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک کمپلیکس بنے گا جس میں پلگرمیج ٹورزم کے لیے جو بیت الزائرین بنے گا، جو بھی زائرین دور دراز سے علاقوں سے آئے وہ یہاں رہنے کے قابل ہوں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ یہاں ضرورت ہے ایک باتھ رومز کی ایک فیسلٹی کافی اچھی ہو، ایک مسجد کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ایک ہم کمیونٹی ہال بن رہا ہے جہاں پہ کہ جو یہاں پہ ایک قدیم طریقے سے سلسلہ چل رہا ہے چائے کا، وہ اسی طرح سے اس کو ہم چالو رکھیں گے تاکہ وہ اچھی طرح سے وہ سرو ہو کے یہ بنے گا۔ ایک مغل روڈ پر پیر کی گلی، لیکن مغل روڈ کے ساتھ ہی کلگام بھی ہے اور جنگلی جانوروں کی طرف سے آبادی والے علاقوں کا رخ کرنے سے جہاں انسانوں میں اکثر دہشت پیدا ہوتی رہتی ہے، وہیں جنگلی جانوروں کا آبادی والے علاقوں میں یلغار مچانا اب محکمہ وائلڈ لائف کی کارکردگی پر سوالات بھی کھڑے کر دیتا ہے۔ جنگلی جانوروں کی ایک یلغار ضلع کلگام کے سنگس علاقے میں کل اس وقت دیکھنے کو ملی جب علاقے میں ایک ساتھ 3 ریچھ نمودار ہوئے اور علاقے میں یہ خبر پھیلتے ہی لوگوں میں خوف پیدا ہوا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار بھی آئے، مقامی لوگوں سے اور پولیس سے تعاون بھی کیا اور آخرکار ان 3 ریچھوں کو پکڑنے میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن ایک بار پھر محکمہ پر سوال کھڑا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھا نظارہ جنگلات میں، محکمے میں اور آبادی کے علاقوں میں جنگلی جانوروں کا آنے کا، لیکن دوسری خبر پھر سیاست کے گلیاروں سے اور حلقہ انتخاب گاندربل سے نیشنل کانفرنس کے کامیاب امیدوار اشفاق جبار نے گاندربل میں ایک اجلاس طلب کر کے پارٹی ورکروں کے ساتھ اس میں شرکت کی، جس دوران اشفاق جبار کی دستار بندی کی گئی اور اس موقع پر اشفاق نے پارٹی کارکنوں کے ساتھ ساتھ گاندربل کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا کہ گاندربل کے عوام نے انہیں ایک تاریخی جیت سے ہمکنار کیا ہے۔ میٹنگ جو ہم نے یہاں ہماری نیشنل کانفرنس کے ہمارے کارکنان نے اور ہمارے ووٹرز نے یہاں استقبالیہ رکھا تھا، جو انہوں نے تواریخی اور شاندار جیت گاندربل میں ہم نے جو درج کی، اس سلسلے میں آج ہم نے یہاں کے ووٹرز کا، گاندربل کے عوام کا اور اپنی پارٹیوں کے کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔
इधर हल्का इंतखाब हम शालीबुग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल मजीद लारमी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला ने पहले ही सरकार बनाने के लिए पीडीपी को गैर मशरूत हिमायत देने की बात कही है और अब वक्त आ चुका है कि पीडीपी कश्मीर के लोगों के खैरख्वाह जमात होने का सबूत दे। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी गठजोड़ नहीं करेगी, ताहम अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए पार्टी ने कुछ शरायत भाजपा के सामने रखे हुए हैं। खैर खा है, अगर सच में वो कश्मीरी लोगों की खैर खा है तो उनको हमारा जो सपोर्ट है कबूल करना चाहिए। तो रहा सवाल हमारा बीजेपी को सपोर्ट करने का, वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे कायद जनाब उमर साहब ने इससे पहले भी कहा कि बीजेपी के साथ अगर खुदा न खास्ता कभी हो सकता है, पहले नरेंद्र मोदी गुजरात में जो दंगे हो गए उसके लिए माफ़ी मांगे और अफस्पा को यहाँ से हटाए, 370 के साथ कोई छेड़खानी ना हो और जो 6 पॉइंट प्रोग्राम हमने दिया है उसको मान ले, तो उसके बाद हम सोच सकते हैं। मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात है और ऐसा कुछ लोग फैलाते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो मैं पहला आदमी होगा कि ये मेरी ज़ाती राय भी है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार बनाए। चलिए अब जम्मू कश्मीर एक बार फिर चलते हैं। जम्मू कश्मीर और वादी कश्मीर में दर्जा हरारत का पारा नीचे आते ही ठंड में इजाफा हुआ है। श्रीनगर में वाक़ झील डल भी मुंजमद हुई है और सख्त सर्दी और मनफी दर्जा हरारत की वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। झील डल में रह रहे लोगों को झील डल के जम जाने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और झील डल मुंजमद होने से सयाह भी सैर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन झील डल के मंजर नज़ारे देख ही रहे हैं। कश्मीर में झील डल में क्या है दर्जा हरारत और किस तरह की झील जमी हुई है, सब कुछ जानने के लिए चलते हैं श्रीनगर। मेरे साथी अशफाक गौहर टेलीफोन लाइन पर वहां से मौजूद हैं। अशफाक, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए झील डल का मंजर क्या है, झील डल कहां से जमी है? देखिए सनम, अगर दर्जा हरारत की हम बात करें जो काफी मनफी चला गया और 6 और 7 के बीच में रात का दर्जा हरारत रह रहा है, उस वजह से जितने भी आपके वाटर बॉडीज यहाँ कश्मीर घाटी में है इंक्लूडिंग झील डल को लेकर, वो रात को मुंजमद हो जाते हैं और सुबह हल्की धूप आने के साथ ही वो मुंजमद हुआ पानी आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है। लेकिन जहाँ तक झील डल की हम बात करें, चाहे वो SKICC वाला एरिया आपका हो या नेहरू पार्क वाला एरिया हो जहां पर काफी कम शिकारे की मूवमेंट रहती है, उस पूरे एरिया का जो पानी है वो मुंजमद रहता है और तकरीबन आधी इंच तक वो मुंजमद हो जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो जो सर्दी का असर है वो खासा यहाँ कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। चाहे आप फिर श्रीनगर सिटी के बाहर की बात करें, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करें या साउथ कश्मीर की बात करें, वहां पर भी पारा जो रात का है वो -4 और 5 के बीच में रह रहा है। लेकिन दिन में अगर कि मौसम हल्का हल्का ठीक रहता है, धूप हल्की हल्की बाहर रहती है, जिस वजह से रोजमर्रा का कामकाज अगर कि लेट ही शुरू होता है, लेकिन मौसम काफी खुशगवार रहता है। अशफाक, झील डल जैसे कि आप बता रहे हैं कि SKICC और उसके साथ साथ निशात या दूसरे कुछ इलाकों से जम रही है, लेकिन क्या कहता है लोटस जी, सोनम लोटस क्या कहते हैं, मौसम कैसा रहेगा अगले, किस तरह का सोनम लोटस बता रहे हैं कि आगे कब तक ये सूरत रहेगी और जो माइनस टेम्परेचर कश्मीर में है वो कब तक थोड़ा बराबर आता रहेगा? देखिए, अभी चूंकि चिलाई कलान का असर है और चिलाई कलान का असर अभी कुछ दिन और रहना है कश्मीर घाटी में। इस हवाले से अगर हम मौसम डिपार्टमेंट की बात करें, उनका मानना है कि अभी 48 घंटे तक इसी तरीके से मौसम रहेगा, पारा गिरता जाएगा और हो सकता है हल्की हल्की बर्फबारी भी कुछ दिनों के अंदर अंदर देखने को मिले। लेकिन 48 घंटों का जो मौसम विभाग का मानना है वो यही है कि मौसम काफी ठंडा रहेगा। बिल्कुल अशफाक, मौसम ठंडा तो रहेगा, लेकिन एक खबर और आपसे जरूरी जानना चाहूंगा। कश्मीर में पिछले दिनों सैलाब आया था, लोगों की एक बड़ी तादाद अभी भी टेंटू पे रहती है। आपको याद होगा, आप देख रहे होंगे टेंगपोरा के बाईपास पर बहुत से लोग इस पे टेंटू में रहते हैं, राजबाग में टेंटू में रहते हैं, बीमना में रहते हैं। उनके लिए किस तरह का सूरत हाल है? क्या वो चिलाई कलान की सर्दी में जम तो नहीं रहे जिस तरह जम रही है? काफी मुश्किलात है उन लोगों के लिए जो अभी टेंट्स में रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रात का जो दर्जा हरारत है वो काफी मनफी चला जा रहा है, उससे जो टेंट्स में रह रहे हैं लोग वो काफी परेशानियों में मुब्तला है। अगरचे सरकार की तरफ से काफी कोशिश की गई थी कि उन्हें वो टेम्परेरी हट्स जो बनाई गई है, फैब्रिकेटेड हट्स, उनमें शिफ्ट किया जाए, लेकिन हर एक को वहां पर शिफ्ट करना मुमकिन नहीं है। इस वजह से जो लोग अभी टेंट्स में रह रहे हैं उनके लिए रात का जो समय है वो काफी मुश्किल रहता है। दिन में थोड़ी सी धूप की वजह से वो अपना जो है रोजमर्रा का काम तो कर लेते हैं, रात उनके लिए काफी मुसीबत ज्यादा रहती है, क्योंकि जिस तरीके से -5 के आसपास तापमान रह रहा है।
चलिए अशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर से पूरी जानकारी देने के लिए। पिछले दिनों कश्मीर में सैलाब आया था, लोगों की एक बड़ी तादाद टेंटों में रहती है। सरकार ने फिलहाल 3000 के करीब उनकी मदद की है और उसके बाद बताया था सरकार ने कि मदद और करेंगे, लेकिन इलेक्शंस की वजह से सरकार पूरी तरह से मदद नहीं कर सकी। लोगों की एक बड़ी तादाद छतों के बगैर टेंटों में रहते हैं और -7 के टेम्परेचर में आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि टेंट में रात गुजारनी कैसी हो सकती है, और ये कश्मीर के वही लोग जानते हैं जो टेंटों में रहते हैं। शुक्रिया अशफाक गौहर एक बार पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अगली खबर चलते हैं और एक बार फिर साल 2014 और साल 2014 में जहां इंडोनेशिया की हवाई पट्टी पर कुदरत का कहर बरसता ही रहा, वहीं साल के आखिरी दिनों में भी ये कहर जारी रहा और साल ने जाते जाते इंडोनेशिया के एक और जहाज को हवा में गायब कर दिया। 162 मुसाफिर लेकर एक जहाज कल सुबह 6:20 पर इंडोनेशिया का जहाज हवा में गायब हुआ और अभी तक जहाज के हवाले से सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में ये साल का तीसरा बड़ा और ख़तरनाक वाक़ा है और इससे पहले इंडोनेशिया का जहाज MH370 ऐसे गायब हुआ था कि आज तक पता नहीं चल सका कि ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया या समुंदर की लहरों में बह गया। और उसके बाद 298 मुसाफिर लेकर एक और जहाज यूक्रेन में रॉकेटों से ऐसे गिराया गया कि एक मुसाफिर भी न बच सका और अब तीसरा जहाज भी गायब हुआ। और उसके बाद अब शक यही है कि कहीं इंडोनेशिया की हवाई पट्टी पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं, क्योंकि साल के 3 बड़े वाक़े और तीनों बड़े वाक़ों में 3 जहाज ऐसे गायब हुए कि पता नहीं चल रहा है। और साल के आखिरी दिनों में इंडोनेशिया का तीसरा जहाज गायब। लेकिन यहाँ पे मेरे वक्त इख्ताम पजीर हुआ चाहता है, आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए JK चैनल के साथ। लेकिन मुझे और मेरे साथी हिलाल हांजूरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज़।